हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बहुत शानदार तरीके से जुड़े होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं। अब बहुत लोगों को हमने सुना है कि हिंदी को वो एग्ज़ाम के आखिरी महीने यानी कि 1-2 महीने पहले मतलब हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो एग्ज़ाम होता है ना, वो पूरे सब्जेक्ट का होता है और जो नंबर मिलता है वो भी क्या, पूरे सब्जेक्ट दिलाता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ लिए और हिंदी को छोड़ दिए कि लास्ट के 1 आध महीने में देखा जाएगा। हिंदी तो बहुत आसान होता है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को सब पैरेलली लेके चलना है, हिंदी को भी पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है और सब चीज़ को पढ़ना है। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट हिंदी बातचीत को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को सरस्वती माता के नाम लेकर शुरू करते हैं। रेडी है आप लोग? स्टार्ट करें? तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर मेरा है बातचीत। अब देखिए, बातचीत को सबसे पहले आप लोग लेखक परिचय समझिए। जो लेखक हैं उसके बारे में परिचय, उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका माता पिता का क्या नाम है, ये सब बात को हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले। तो चलिए सबसे पहले देखिए, जो बातचीत जो चैप्टर है उसको लिखने का काम सबसे पहले लेखक के बारे में आप लोग समझिए। देखिए बातचीत जो है वो उसका लेखक कौन है? उसका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। उसका लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। अब हम लोग सबसे पहले चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग को लेखक के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं? इस चैप्टर को बातचीत जो चैप्टर है उसको लिखने का काम किसने किया? और उसको लिखने का काम किसने किया? बाल कृष्ण भट्ट ने किया। ठीक है, उनको लिखने का काम किसने किया? बाल कृष्ण भट्ट ने किया। ओके। अब देखिए, लेखक का जन्म कब हुआ? लेखक का जन्म हुआ 23 जून 1844 को। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। और उनका निधन कब हो गया? 20 जुलाई 1914 को। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है मेरा निवास स्थान। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश जिले से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मेरा उनका माता पिता का क्या नाम है? उनका माता पिता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। ये आप लोग महत्वपूर्ण है। ये जो हिंदी का बालकृष्ण भट्ट है वो हर चैप्टर में मतलब क्या, लेखक का जन्म और माता पिता का नाम, ये इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगा, इसलिए आपको इनका जन्म और निधन और माता पिता का नाम अवश्य याद होना चाहिए। देखिए उनका पिता क्या थे? पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृत महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। यानी कि जो बाल कृष्ण के जो पिता थे वो क्या थे? एक व्यापारी थे। उनकी माता जो थी, उनकी माता जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट को मतलब पढ़ने में क्या रुचि जगाई, जिज्ञासा जगाई उनके पढ़ने में, उनकी माँ। नेक्स्ट है मेरा शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1877 में प्रयाग के मिशन स्कूल के एंट्रेंस में परीक्षा दी। यानी कि जो शिक्षा का जो प्रारंभ किए, शुरू किए, वो सबसे पहले संस्कृत विषय का 1887 में प्रयाग मिशन स्कूल में क्या किए? अपना पढ़ाई जो है वो शुरू किए। हम नेक्स्ट देखिए, नहीं देखिए,
शिक्षा प्रारंभ यहाँ तक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट देखिए उनका वृत्ति। उसने ने मतलब क्या क्या उनका वृत्ति क्या है, यात्रा वृत्तांत क्या है। तो देखिए 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, यानी कि 1869 से लेकर 1875 तक उन्होंने किस स्कूल में अध्ययन किया, प्रयाग मिशन स्कूल में अध्ययन किया। और नेक्स्ट देखिए 1855 में प्रयाग के CEAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। नेक्स्ट मेरा 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए, यानी कि जो 1888 हुआ उनमें प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में इंटर कॉलेज में अध्यापन के विरोध नियुक्त किए गए। देखिए किंतु उनका उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, यानी कि वो जो थे वो उग्र स्वभाव कहने का मतलब वो क्रोधित स्वभाव के थे, इन्हें इसीलिए उनको ये नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रहना पड़ा। उसके उपरांत वो क्या किए, अपना लेखक कार्य जो था उसी को करने के लिए आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट है मेरा देखिए विशेष परिस्थितियाँ। उनके जीवन में जो विशेष परिस्थिति है उनके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए पिता के निधनोपरांत पौत्रिक व्यापार संभालने के नाम पर गृहलक का सामना, यानी कि पिता का निरोपरांत कहने का मतलब उनका मृत्यु होने के बाद जो बालकृष्ण भट्ट थे वो अपने पिता का क्या करने लगे, व्यापार को संभालने लगे और गृह कार्य को भी करने लगे। पौत्रिक घर छोड़ने, घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया, यानी कि पिता के मरने के बाद उनका आर्थिक स्थिति क्या हुआ, बहुत ही खराब हो गया और वह बहुत ही संकटों का क्या करना हुआ, सामना करना पड़ा और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, यानी कि जो साहित्य है उसके प्रति क्या रहे, अपने को समर्पित कर दिए। नेक्स्ट है मेरा रचनात्मक सक्रियता, यानी कि जो जो बालकृष्ण भट्ट है वो क्या क्या लिखे, क्या क्या कहानी लिखे, क्या क्या मतलब साहित्य लिखे, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनके प्रेरणा से हिंदी में कुमुदिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रादीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, यानी कि जो 1877 ईस्वी है उनमें हिंदी प्रादीप मासिक को वो क्या किए, निकालना प्रारंभ किए। इससे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे, यानी कि वो 33 सालों तक लगातार हिंदी प्रादीप नामक जो मासिक है उसको चलाने लगे। नेक्स्ट है मेरा इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे, यानी कि वो नियमित रूप से क्या किए, सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर क्या किए, अपना निबंध को लिखते रहे। फिर मेरा 1881 ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, यानी कि जो 1881 ईस्वी में वो वेद के बारे में भी क्या करने लगे, अध्ययन को शुरू करने लगे। अठारह सौ इक्यासी में वो क्या किए, वेदों का युक्तिपूर्ण समीक्षा की। उसके बाद है 1886 में लाल श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर को कठोर आलोचना की, यानी कि जो लाल श्रीनिवास जी हैं उनको क्या स्वयंवर के लिए कठोर आलोचना करना पड़ा। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश का संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो जाए, यानी कि जो उनका अंतिम समय था वो हिंदी के शब्दकोश में क्या किए, अपने को संपादन कर दिए और जो श्याम सुंदर दास द्वारा जो काशी आमंत्रित किंतु है उसको क्या व्यापार के लिए लगा दिए। नेक्स्ट है मेरा रचनाएं।
मतलब कि उनके क्या क्या रचनाएं हैं। उसमें है कथा, न्यूटन, ब्रह्मचारी, सौवना। सौवना जो मेरा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक सुजान, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिण, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब उनकी क्या थे, रचनाएं थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। देखिए उन्होंने नाटक पर भी काम कर दिया। उनका देखिए नाटक कौन कौन है। नाटक है पद्मावती, उसके बाद है कृतार्जुननीय, उसके बाद है बेनी सहार, उसके बाद है शिशुपाल वध, उसके बाद है नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, उसके बाद है शिक्षादान, उसके बाद है चंद्रसेन, उसके बाद लिखे उन्होंने सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर शुंभ। यानी कि ये सब क्या है, उनके नाटक लिखे गए हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, इम्पोर्टेंट मेरा है ये पद्मावती। पद्मावती, उसके बाद है क्या शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। बस यही दोनों का है, इसमें इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मेरा और भारत जननी, भारत वर्ष और काली, दो दूरदर्शी, एक रोगी और एक वैध, रेल की विकट, खेल का विवाह आदि। उसके बाद देखिए इनका निबंध 1000 के आसपास, यानी इन्होंने बाल कृष्ण भट्ट ने कितना निबंध, 1000 के आसपास इन्होंने क्या किया, अपना निबंध को लिखा। जिनमें से 100 के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध ताला नामक 2 खरों में एक संग्रह प्रकाशित है। यानी कि जिनमें से 1000 में, जिनमें से 100 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, जो कितना खंडों में, 2 खंडों में एक संग्रह को प्रकाशित किया गया है। उसके बाद देखिए बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा, किसके द्वारा, बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग बताइए। बातचीत जो चैप्टर है वो किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। यानी कि जिसमें जो वाक्य शक्ति है, जो बोलने की शक्ति है, उसको क्या भगवान का वरदान बताया गया है। बालकृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में ना होती, यानी कि अगर बोलने की शक्ति इंसान में ना होती, तो वो जाने इस गूंगे सृष्टि में क्या हाल होता। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति, यानी बोलने की भाषा ना होती, तो ये इस सृष्टि में, गूंगे सृष्टि में हम लोग क्या क्या करते रहते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। वो कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज रखना, देखिए बातचीत में नाज रखना जाहिर दिया जाता है, करने का मौका नहीं। उसके बाद देखिए स्पीच में वक्तृता, यानी कि भाषण और बात और एक मिनट, और बातचीत दोनों में, भाषण में मानव पहले संभल संभल कर बोलता था। यानी कि अब आप अभी भी किसी को देखते हैं जो भाषण देता है, मंत्री लोग, वो क्या बहुत ही संभल संभल कर बात को बोलता है। वो डर लगता है उसको कि क्या कुछ से नहीं बोला जाए। ठीक है, और फिर कोई उछली बात करता है ताकि ताली ध्वनि के कमरा गूंज उठे। टुकली टुटली ध्वनि कहने का मतलब वो ऐसा ऐसा बात बोलेगा जिससे आपको क्या अच्छा लगे, और आप उसके लिए क्या ताली बजाना शुरू कर दें। आप लोग मंत्री को भी देखते होंगे, वो बढ़ा चढ़ा के बहुत सारा बात बोलता है, जिससे कि क्या आम जनता बहुत ही खुश हो जाता है।
और उसके लिए ताली बजाता है। नेक्स्ट है मेरा, इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे। यानी कि जो ये भाषण देते हैं उनमें ऐसा मौका चाहिए, ऐसा बोली चाहिए जिससे के लिए क्या, उसके लिए ताली को बजना चाहिए। बातचीत में ताली बजने का कोई मौका नहीं होता है। यानी कि जो बातचीत है उसमें ताली का कोई मौका नहीं होता है। हम लोग दो लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें क्या, उसमें ताली का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ना लोगों की कहे उड़ाने की कोई बात कही रहती है। बातचीत में कभी कोई चुटली बात आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है। यानी कि बातचीत करते हैं हम लोग, उसमें क्या कोई हंसी मजाक वाली बात आती है, उसमें उस पर हम लोग क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। के बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से मुस्कुराहट, मुस्कुराहट से हटो का फर्क उठना इस हंसी का अंतिम सीमा है। ठीक है, मुस्कुराहट यानी कि जो मनुष्य को जो मुस्कुराता है उसे क्या अपना हंसी को अंतिम शोभा कर देता है। ये देखिए, उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। यानी कि जो बात को अपना सुन रहा है उसके मन में क्या, जोश और उत्साह को बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि क्या मेरे बात को सुनने में उसको क्या लगे, अच्छा लगे। ठीक है, बातचीत मन का बहलाने का तरीका है। यानी कि जो बातचीत है उससे हम क्या अपने लोगों को क्या कर सकते हैं, बहला सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा, वो कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे भी बातचीत, यानी कि जो ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो कहते हैं कि अगर मनुष्य को ज़िंदगी को जीने के लिए खाना खाना पड़ेगा, पानी को पीना पड़ेगा, चलना फिरना पड़ेगा, इत्यादि को काम को करना पड़ेगा, उसी प्रकार से मनुष्य को बातचीत करना भी क्या उसी प्रकार से ज़रूरी है। बातचीत भी अति आवश्यक है। यानी कि ये बातचीत जो है, बोलचाल की जो भाषा है वो क्या है, मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जिससे क्या, मन हम मेरा मतलब हम लोग बातचीत जो करते हैं उससे क्या मेरा मन को शांति मिलता है, हल्का हो जाता है मेरा मन। जो दुख दर्द रहता है उसको क्या अपने लोगों को बताकर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अति आनंद प्राप्त होता है। गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। यानी कि जो मेरा मन में गंदगी हो या धुआं हो वो क्या, वो भाप बन के क्या हो जाता है, बातचीत के माध्यम से उड़ जाता है। लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लगी जाती है वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। यानी कि किसी किसी लोग को आप लोग देखे होंगे, वो बातचीत करते करते इतना व्यस्त हो जाता है कि वो क्या खाना पीना उसको भी छोड़ देता है। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट देखिए, लेखक कहते हैं जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है वो खाना पीना भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अति आवश्यक है, इसमें मन का हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी कि बातचीत करने के माध्यम से मेरा क्या मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है तथा अति आनंद को प्राप्त होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया थोड़ा और ऊपर। फिर देखिए यहाँ से, लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्ष तक आदमी के मुख नहीं देखा था। यानी कि जो लेखक रॉबिन्सन क्रूसो हैं उनके बारे में यह कहा गया है कि वो क्या 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखा है। 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहने के बाद, मतलब कि वो 16 वर्ष में किसके साथ था, कुत्ता बिल्ली और आदि के साथ वो क्या करता था, अपने जीवन को व्यतीत करता था। उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यानी फ्राइडे नाम का कोई एक जानवर है उसके नाम से क्या एक बात सुनी। उसके बाद है, उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ
मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला यानी कि कपड़ा पाया। यानी कि जो रॉबिन्सन है वो इसका फ्राइडे का बात सुन के इतना आनंदित हो गया कि वो क्या उसको नया कपड़ा अपना पाया। वो कहते हैं कि मनुष्य की वो क्या कहते हैं वो कहते हैं वो कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। यानी कि जो मनुष्य है वो क्या अपने बातों से किसी को क्या करता है, वह शक्ति से किसी को भी लुभा सकता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट है मेरा, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत की सीमा तो से लेकर वहाँ तक हो सकती है जहाँ तक उनकी जमानत या मीटिंग या सभा समझ ली जाए। यानी कि जो बातचीत का सीमा है वो लिमिट नहीं है, वो कहीं पर मतलब कि दो लोगों के साथ भी बात कर सकते हैं, किसी जमात बहुत सारे ग्रुप के साथ भी बात कर सकते हैं, किसी मीटिंग के साथ भी बात कर सकते हैं। उसके बाद है, एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है। यानी कि जो एडिसन है वो क्या कहते हैं कि जो असल में जो बातचीत है, बोलने की जो विचार है वो क्या दो लोगों में ही संभव है। अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। ये बात तो सत्य है कि अगर हम दो लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो मेरा जो भी दुख है वो मेरा क्या अपने दिल के बात को कह सकते हैं। तीन लोगों के बीच दो का बात कोसों दूर हो जाती है। यानी कि अगर तीन लोग होगा तो उसमें बात उतना अच्छा से गहराई से नहीं हो पाएगा। दो व्यक्तियों के बातचीत में अगर, ठीक है, उसके बाद है कोई तीसरा आ जाता है तो वो दोनों अपने बातचीत बंद कर देते हैं। यानी कि अगर आप लोग देखिए अपने दैनिक जीवन में अगर दो लोग बात कर रहे होते हैं तो उसमें तीसरा आदमी अगर आ जाता है तो क्या अपने बातचीत को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। यानी कि अपने बात को दूसरा टॉपिक पर ला देंगे, यानी कि अपने बात को बदल देंगे। लेखक के अनुसार इन लोगों में बातचीत अंगूठी में जुड़े नग जैसी होती है। यानी कि लेखक कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि अगर तीन लोगों में जो बातचीत होगी वह किसके समान अंगूठी में जोड़े नग की जैसी होती है। तीन लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाती है। चार लोगों के बाद की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, इसमें खुलकर बात नहीं होती है। यानी कि अगर चार लोग होगा तो उसमें बातचीत क्या होगा, गहराई में नहीं होगा, थोड़ा बहुत बातचीत होगा। उसके बाद मतलब क्या फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं अपने। उसके बाद है मेरा, वह फॉर्मेलिटी यानी कि गौरव और सादगी वाली बात होती है। यानी कि वह अपने बारे में सिर्फ अपनी विशेषता के बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। चार से अधिक बातचीत में आराम रोमवल होती है, अर्थात हंसी मजाक होती है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे आदमी के बीच क्या होता है, हंसी मजाक वाली बात होती है। उसके बाद देखिए, दो बूढ़े के बातचीत में अक्सर ज़माने की शिकायत होती है। यानी कि अगर जो कोई बूढ़ा आदमी बातचीत कर रहा होगा तो वो क्या अपने-अपने ज़माने के बारे में क्या कर रहे होंगे, शिकायत यानी कि बातचीत कर रहे होंगे। वे बाबा आदम के समय के दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। यानी कि वो पुराने ज़माने की बात करते हैं जिसमें बहुत बात क्या होता है, झूठ हो जाता है और बहुत बात सच भी होता है। उसके बाद देखिए, एक बार जब उनके बातचीत को घोड़ा छूट जाने पर पहरों बात जाते हैं तब अंत नहीं होता है। यानी कि अगर वो एक बार अपना बातचीत को क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए तो उनका बातचीत रुकने वाला नहीं है, लगातार चलते जाता है।
लेखक कहते हैं कि दो सहेलियां के बीच बातचीत का जायका निराला होता है। भाग्य से ही दो सहेलियां के बीच का बातचीत सुनने को मिलता है। मतलब कि बहुत भाग से ही हमें क्या दो लोगों के सहेलियों के बीच में क्या करना है, बातचीत सुनने को मिलता है। इनकी बातचीत रस भरी होती है। फिर नेक्स्ट है मेरा, अगर दो बूढ़ियों की बातचीत बहू बेटी वाली होती है, वो अपनी बहुओं की या बेटों की गिला शिकवा करती है। यानी कि अगर जो दो बूढ़ी लोग हैं, वो क्या अपने बातचीत करती है किसके, बहू और बेटे में, तो वो क्या गिले शिकवे वाली बात करती है। यानी कि उनकी शिकायत को अपने बात में क्या करती है, दर्शाती है। यह विदागरी की ऐसी बात छोड़ देती है जिसमें अंत में झगड़ा होने लगता है। आप लोग देखे होंगे तो क्या ऐसे ऐसे बात बोलेंगे जिसमें क्या होता है, झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। स्कूल के लड़कों के बातचीत में अपना उस्ताद की शिकायत या तारीफ तारीफ करने लगते हैं। अपने सहपाठियों, यानी सहपाठी कहने का मतलब मित्र, सहपाठी कहने का मतलब अपने मित्र में किसी गुण अवयोग की होती है। यानी अगर अपने लड़कों में बातचीत करना स्टार्ट कर दे तो वो क्या अपने मित्र के बारे में, गुण के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट है इसके अलावे लेखक ने बातचीत को अनेक प्रकार बताया है। यानी कि बातचीत करने का बहुत सारे क्या है, माध्यम है, जिसमें राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत में दो मित्रों का प्रेमालाप, यानी कि विशेष प्रकार की क्या कर दी है, बातचीत को दर्शाया गया है। फिर अगला है, लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित, अशिक्षित कहने का मतलब अनपढ़ लोगों की फतकही होती है। यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या बेफालतू का क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। लड़की लड़कों वालों की ओर से एक एक आदमी विचवाही होकर दोनों में विवाह के संबंध को कुछ बातचीत करते हैं। यानी कि अगर लड़का लड़की का विवाह होता है तो उसमें क्या एक बिचवनिया रहता है, जिसमें क्या वो दोनों को बात को क्या करते हैं, बताता है, और विवाह को क्या करता है, विवाह विवाह करवाता है। ठीक है, उसके बाद है उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि विवाह पक्का हो गया। यानी कि जो बिरादरी वाले हैं, आस पड़ोस वाले हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि वह विवाह क्या हुआ, पक्का हो गया। और यह रस्म बड़े उत्सव से मनाया जाता है। यानी कि जो विवाह का रस्म है वो क्या बहुत ही उत्सव से क्या कर दिया जाता है, मनाया जाता है। तनु खाने, यानी कि गाजे और शराब के अंडे की बातचीत में निराली होती है। फिर लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोग बातचीत का हुनर है। यानी कि जो यूरोपीय लोग हैं उन्होंने क्या बातचीत का एक अलग सा हुनर है, जिससे आर्ट ऑफ कन्वेक्शन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्जन। इनके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि इनके बातों को सुनकर क्या करती है, अपने कानों को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। उसके बाद है 25 वर्ष से ऊपर उम्र वाले की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है। यानी कि अगर 25 वर्षीय लोग, 25 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं वो क्या गौरव भरी बात, यानी कि शिक्षा भरी बात करेंगे। ठीक है, और उनके बातों में क्या अनुभव की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें कम उम्र लोगों की बातचीत में गौरव नहीं पाया जाता। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे लोगों की बात में देखते हैं उतना गौरव यानी कि अनुभव नहीं पाया जाता है, और मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो बात करते हैं आप लोग देखिएगा, उनके बात में बहुत ही क्या होता है, मिठास होता है। फिर है अंततः बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति
पैदा करनी चाहिए, जिससे हम क्या अपने अपने बातचीत कर लें और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। यानी कि अंत में बाल कृष्ण भट्ट जी यही कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति को पैदा करना चाहिए जिससे क्या हम किसी से बातचीत अच्छी तरह से कर लें और क्या उत्तम तरीके से क्या कर लें, बातचीत कर लें। देखिए, आज हम लोगों ने बेसिकली हिंदी का चैप्टर फर्स्ट बातचीत चैप्टर को समझ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।